इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से कि उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो। वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है। इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे। वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान हैं वो अपने लिए ज़ाती अपने लिए काम करते हैं और उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब वो उनका जितना भी सिस्टम है ना वो अपने मुल्क के मफादात की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी मफादात की तरफ जा रहे हैं। या अब हमारे मुल्क में जो हो रहा है आप भी देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे की निकल चुकी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी का कंपैरिजन करेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% जो है ग्रोथ रेट आया है इंडिया का। क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से कि उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको पता है इंडिया इस वक्त दुनिया की तब सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है। सबसे तेज़ी तो नहीं, चाइना के बाद कह सकते हैं आपको दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। उसका रिलेटेड ये है कि एक वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है, तो वो आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा कि आबादी के लिहाज से भी आप देखा जाए तो वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है या 8 गुना बड़ा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है उनकी इकॉनमी में। अब आप देखें ना कि इस वक्त जो तमाम ममालिक के हालात हैं, कुछ कंट्री रिजर्व पर चल रही हैं, कुछ कंट्री जो हैं उनकी इकॉनमी खसारे का शिकार है। अभी पाकिस्तान के ही आप हालात देख लें। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, बल्कि इंडिया ख़ुद भी हैरान है, क्योंकि इंडिया को ख़ुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, ये ग्रोथ रेट आप देखें, लास्ट टाइम अगर 14-15 मंथ आप पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान का भी आप ग्रोथ रेट चेक करें तो वो 6.1 समथिंग था मेरे ख्याल में। ये मेरे ख्याल में ग्रोथ रेट तो नहीं इतना मैटर करता, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे होता जाता है, ये फिगर ही देने होते हैं। हो सकता है उनके कम्युनिस्ट ने कोई फिगर ही ऐसे दिए हों, लेकिन मे भी ये इस चीज़ को भी अगर आप एक साइड पे रखें तो इस चीज़ में नो डाउट कि इंडिया इस वक्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उसके रिज़र्व देख लें, $600 अरब के करीब पहुँच गए हैं। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस मामले में उनको। सर, इंडिया की बढ़ती हुई इकॉनमी की वजह क्या है? क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? उसके 2-4 रीज़न है। एक ये है कि वो 2002 के बाद जब इधर मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी, वो एक तसलसल के साथ एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। उधर मनमोहन सिंह था और इधर हमारा मुशर्रफ, और उसके बाद वो 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। अब 10 साल तकरीबन ये बीजेपी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है कि मुल्क में स्टेबिलिटी है। हमारे मुल्क में देखें, ये तकरीबन कोई 8-10 वज़ीर आज़म इन 20 सालों में बदल गए हैं। और इसकी भी ये भी एक रीज़न हो सकती है, स्टेबिलिटी है। दूसरा ये कि वो आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, वो भी एक फिगर है। और दूसरा उनका जो आप एजुकेशन लेवल देखें, और जो हमारे एजुकेशन लेवल से बहुत अबव है। आप जो
मिडल ईस्ट में चले जाएं, यूके में चले जाएं, जो भी कोई आपको किसी बिग पोस्ट पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट या पॉलिसी मेकर मिलेगा, आपको वो इंडियन ही मिलेगा। कोई 20 इंडियन होंगे तो एक पाकिस्तान होगा। तो जो मैशियत का जो है ना, तलीम के साथ भी बहुत तल्लक है कि उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत आगे है। सर क्या वजह है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो अपनी ग्रोथ रेट के साथ पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है और हमारी इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है। कहा जा रहा है कि कभी कोई अनाउंसमेंट हो जाती है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि हम लोग खसारे में जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। हमारी मौशियत कहाँ जा रही है? देखिए, हमारी मैशियत का तो आप तल्लक वही कहेंगे, हमारे सियासी हालात जो हैं कि हमारे सियासतदान जो है ना एक दूसरे को बर्दाश्त करके नहीं राज़ी। इधर कुर्सी की लड़ाई है। जब ये कुर्सी की लड़ाई ख़त्म होगी, जो वाम जिस बंदे को वोट देगी वो बंदा आगे आएगा और एक पॉलिसी बनाएगा और उसको लेके नेक्स्ट गवर्नमेंट भी उसको आगे लेके चलेगी। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी माशी लिहाज से स्ट्रांग होगा और जो हम कशकोल ठाए बैठे हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कशकोल जो है ना हमारे टूटने वाला है। लेकिन उसमें सबको इकट्ठा होकर बैठना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क तय करना पड़ेगा और उसके तहत मैशियत को आगे लेके चलना पड़ेगा। सर आपका नाम? कैसर गिल मेरा नाम है। सर इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट, क्या कहेंगे आप? वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है। इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे और हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और जो चाइना है उससे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें टैक्सेस पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो उनसे पीछे हमारा जीडीपी चला गया। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजह है कि हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं और इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है? हम लोग जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सियासत में, पॉलिटिक्स पे, जो अपने असासे हैं उनको जो पूरी तरह डिक्लेयर नहीं करते, पूरे टैक्सेस सही तरह नहीं दे रहे और हम ज़्यादा इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे कि हम बहुत पीछे रह गए उनसे और वो जो हैं वो इस चीज़ पे जो है बहुत आगे निकल गए हैं क्योंकि वो ज़्यादा अपनी कंट्रीज़ में हर चीज़ को अवेल कर रहे हैं और हम ज़्यादा जो है वो बाहर्स पे कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ट्रेंड चल चुका है कि हम ज़्यादातर जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो बाहर जाने के लिए ज़्यादा भाग रही है क्योंकि यहाँ की इकॉनमी डिस्टर्ब हो चुकी है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस लेवल पे सोच ही नहीं रही कि इसको कैसे हम मुआशी बरहान से निकाल लें। वो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स पे लगे हुए हैं लेकिन ये मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। सर तमाम फैक्ट्रीज यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, कारोबार ठप हो के रह गया है, आवाम को रोज़गार नहीं मिल रही, कह रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है। जी कुछ काफ़ी हद तक ऐसा रियलिटी है कि मुल्क जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा चुका है, बल्कि एक दफ़ा तो ग्रे लिस्ट में भी जा चुका है। तो अब तो थोड़ा सा हुआ है बेहतर, लेकिन हमें और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम बेहतर नहीं करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री हमारे साथ जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस भी नहीं करेगी, बल्कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं हम भी जो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। डिफ़ॉल्ट का तो बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सर ऑलरेडी हम लोग कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे और इंपोर्ट का भी सामान आप देखें कि इंपोर्ट की क्या सूरत हाल है। इंपोर्ट भी हमने बंद की है जिसकी वजह से चीज़ों के रेट हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ये लगा लें कोई शूज़ हो गए या कोई भी मशीनरी है वो हम जो इंपोर्ट कर रहे थे अब नहीं कर रहे, जिसकी वजह से डॉलर का रेट नहीं रुक रहा। अब जैसे इंडिया में देख लें कि वहाँ पे डॉलर्स का रेट 91 है और हमारा 95 तक चला गया है और हमें टैक्सेस उतने ही ज़्यादा पड़ रहे हैं, हमें ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मसले मसाइल खड़े हो गए हैं और जो ज़्यादातर जो छोटा तबका है वो डिस्टर्ब हो चुका है। बड़े तबके को तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनके बिज़नेस ऑलरेडी डेवलप हैं और वैसे भी उन्होंने अपनी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम बाहर यूरोप कंट्रीज़ में रखी हैं और जो यहाँ पे सैलरी पर्सन है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनके लिए मुश्किल है, यहाँ पे रोज़गार कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सर आपका नाम? मोहम्मद अजीम। अजीम, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। 7.2 ग्रोथ रेट आया है उनका, क्या कहेंगे आप? इंडिया की इकॉनमी जितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है हमारी उतनी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है।
मैम वजह ये है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान है वो अपने लिए ज़ाती अपने लिए काम करते हैं और उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब वो उनका जितना भी सिस्टम है ना वो अपने मुल्क के मफादात की तरफ जा रहे हैं, ये अपनी मफादात की तरफ जा रहे हैं। या अब हमारे मुल्क में जो हो रहा है आप भी देख रही हैं, सिर्फ ज़ाती अना की बिना पर हमारी ख़वातीन को जेलों में डाला जा रहा है या कि जो भी हो रहा है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, ये एक जमहूरी मुल्क में नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी सबसे बड़ी वजह है नीचे जाने की कि हमें अपने ही तरफ लौट के आते हैं, हमारे पेट की तरफ, यानी कि आप समझ रहे हैं कि अपने पेट की तरफ जितने भी सियासतदान हैं वो घूम घुमा के अपने पेट की तरफ आएंगे, किसी के लिए नहीं सोचेंगे। आप ये देखें कि वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 4 बिलियन डॉलर सऊदीया तेल से कमा रहा है। हम सबको पता है कि सऊदीया का सबसे बड़ा ज़राए आमदन तेल है। तो इंडिया 4.2 बिलियन डॉलर आईटी से कमा रहा है। उन्होंने अपने शोबे आईटी को इतना ग्रो किया है कि वो इतना ज़्यादा कमा रहा है। वहाँ पे एप्पल चला गया, बाकी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि पता है कि उन्होंने अपने पेट के लिए काम करना है। ये अपने सबसे ज़बरदस्त ये होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले ये मांगते हैं कि हमारा परसेंटेज क्या होगा। जो भी बड़ा ब्रांड आता है या कि बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं उनसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जी हमारा बीच में क्या होगा। जब ये चीज़ पूछी जाएगी तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। और जबकि इंडिया आने वाले हर इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करता है और हम आने वाले इन्वेस्टर के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बना देते हैं कि वो आना पसंद ही नहीं करते, आते भी हैं तो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए और ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आज ही मैं अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले ये पढ़ रहा था कि जो एलन मस्क है वो 55 अरब रुपए 5 माह में कमा के दोबारा दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। उसने इतना कमाया, किससे कमाया? क्योंकि उसका बिजनेस था, उससे कमाया। वो हमारे मुल्क में आना चाहते हैं, सारे बिजनेसमैन बड़े जितने भी इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आना चाहते हैं, लेकिन वजह सिर्फ हमारे सियासतदानों के मफादात हैं, ज़ाती मफादात हैं। वो अपने पेट के लिए काम करते हैं और किसी की इज़्ज़त उछाल दी, ये कर दिया, आवाम को इस तरफ लगाए रखा, अब बीच में अपना अपना किया। अगर मैं बात बोल दूँ चलाई नहीं जाएगी यहाँ पे, लेकिन वो जो है ना, जो पीछे बैठे हुए सब वही हो रहा है। कोई किसी के बस में नहीं है, ठीक है, किसी के बस में नहीं है। जो सियासतदान भी आजकल जितने भी सियासतदान हैं सबको पता है, वो समझते हैं कि आवाम को नज़र नहीं आ रहा, सियासतदान भी सिर्फ फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे हैं। इंडिया की जो इकॉनमी है वो 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है। इंडिया दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है। क्या कहेंगे इंडिया की इस कामयाबी पर? मतलब पूरी दुनिया तो हक्का बक्का रहेगी। इंडिया को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जो है इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकेगी। नहीं, टारगेट अचीव हम भी कर सकते हैं, हम भी सब कुछ हमारे पास भी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपने इकॉनमी पे रिकवर किया। उनकी पब्लिक ने आईटी के शोबे में काम किया, वो थोड़ा ग्रो करके। यहाँ भी सब कुछ है, हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हमारी जो ज़मीन है वो ज़रखेर है, हर चीज़ है हमारे यहाँ। लेकिन वही है कि हमारे अंदर करप्शन है, जिसका मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मैं हूँ ना, मेरा कोई बस चलेगा ना 5-10 हज़ार रुपये की करप्शन करने को, मैं वो कर लूँगा क्योंकि मैं यहाँ तक ही जा सकता हूँ। इस बंदे का हाथ पड़ता है अरबों रुपए की, वो अरबों की करता है। हमारे यहाँ जो चौकीदार है उसका 200 को पहले जाएंगे, जी बॉस हमें बताएं क्या काम है, साहब से मिलने के लिए आप मुझे 200 दें। वो उसका उस बेचारे की औकात ही 200 तक जाने की है, वो 200 तक चला जाता है। साहब की औकात है लाख तक जाने की, साहब लाख तक चला जाता है। साहब से बड़ा जो है वो 5 लाख तक चला जाता है। यही हमारी नीचे जाने की सबसे बड़ी वजह। करप्शन तो हर मुल्क में है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जितनी करप्शन है उतनी किसी और मुल्क में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में करप्शन बाकी मुल्कों में इतनी ज़्यादा नहीं है। जो उनके अदारे हैं ना उनमें करप्शन नहीं होती, पब्लिकली थोड़ी होती होगी, लेकिन वो पब्लिक भी उनकी बहुत ज़्यादा जो ना एजुकेटेड है। हमारे यहाँ तो बस वो अल्लाह हाफिज़ है, पढ़े लिखे लोग भी। आज ही अभी जो है ना करंट इशू है जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, शायद तो आपको पता होगा, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर को जिन्होंने मारा, वो पढ़ा लिखा बंदा जो है जॉब कर रहा है अपनी बच्चों के लिए, अपनी उसका शौक़ है जो भी है, उसने इतनी तालीम हासिल की, 5 साल लगाए इस मुल्क को, 5 साल दिए, उसके बच्चों को अपनी ज़िंदगी दे रहा है। उसको एक बासर आदमी आके इतनी चपेड़े मार के उसकी इज्जत तजलील कर रहा है, क्या फ़ायदा यहाँ पे पढ़ के काम करने। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो मैं अभी हॉस्टल में जाऊँगा ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, जो सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमने ये डिग्री लेके बाहर जाना है। और इंडिया जो है वो अपने लोगों को स्किलफुल करता है, लेकिन हम रट्टा सिस्टम से ही बाहर नहीं आ रहे। और ऐसी डिग्रियों का क्या फ़ायदा जिसके में आगे चल के आपको 6-6 महीने इंटर्नशिप करनी पड़े, उसके बाद जाके आपको नौकरियाँ मिलें। इंटर्नशिप भी नहीं होती ना। मेरे दोस्त हैं जो फॉर्म डी कर रहे हैं, मैं आपको उनकी बात बता देता हूँ कि वो बेचारे अभी तक कुछ भी नहीं कर सकते।
उनको इंटर्नशिप के लिए 2-2, 3-3, 4-4 महीने लगाने के बाद भी कुछ पता नहीं। जिस बंदे ने 5 साल डिग्री ली, उसको उसके बाद कुछ पता नहीं कि मैंने करना कि उसको कुछ फ्यूचर नहीं है। हमारे यहाँ वो आप इंडिया की बार बार बात कर रही हैं, लेकिन इंडिया ने इतना कुछ भी नहीं कर दी। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं भी सारा दिन यही देखता हूँ, उसकी बहुत ज़्यादा गुर्बत। ठीक है, वो चंद एक सालों में वो बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी जितने बड़े ब्रांड है ना, अगर मेरी दुकान है ना, तो मैं चाहूँगा जहाँ पे जो मेरी चीज़ बिकेगी ना, मैं वहाँ पे जाके बेचूँ। जो बड़े ब्रांड है वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ उनकी पब्लिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब चाइना या इंडिया में वो इसलिए आते हैं ताकि उनकी चीज़ बिक जाती है। अख्तलाफात अपनी जगह होंगे, लेकिन लोग जाते हैं वहाँ पे। अपनी चाइना के कितने इख्तलाफात हैं इंडिया के साथ, वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए जाता है। यही पॉइंट हमारे जितने भी इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए। वही बात, मैं उसी बात पे आने लगा हूँ कि हमें भी करना चाहिए। मैं इंडिया के साथ तजारत में बिल्कुल हक में हूँ कि कोई भी मसला है वो हो जाते हैं, इख्तलाफात हैं। चाइना की है ना, चाइना कर रहे, इटली और जर्मनी के कितने इख्तलाफात थे, वो अपने कर रहे। तो चाइना लद्दाख वाला वाक़या किसी से ढका छुपा नहीं है, इतना ज़्यादा उसको उठाया गया, लेकिन फिर भी चाइना अपनी हर प्रोडक्ट जाके बेचता है क्योंकि वहाँ बिकती है। हमें भी वही सोचना चाहिए। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो हमारा बावलपुर का एयरपोर्ट है, अगर हम उसको चेंज करके, जिस तरह दिल्ली का एयरपोर्ट है, उसको ऐसे उन्होंने कि जितनी भी फ़्लाइट हैं अमेरिका या कि दूर जाने वाली यूके जाने वाली सारी फ़्लाइटें वहाँ रुकती हैं और उसको वहाँ से तेल डलवाती हैं, उसके बाद वो आगे जाती हैं। हमारा बहावलपुर का और दिल्ली का ये सेम डिस्टेंस पे है। अगर उस पर भी हम इस तरह कर ले, क्योंकि हमारा रेगिस्तान भी जो है वो भी दुबई से ज़्यादा खूबसूरत है। आप अगर नहीं गई तो मैं गया हूँ, मैंने देखा दुबई से, मैंने दुबई भी जाके देखा, दुबई से ज़्यादा खूबसूरत है हमारा वो रेगिस्तान। वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ जाएगी, हमारा वो शहर डेवलप हो जाएगा, वो एक हमारा एक एयरपोर्ट डेवलप हो जाएगा, लेकिन उसकी तरफ देखते नहीं। बस जनूबी पंजाब सूबा करते हैं, 4 दिन सियासतदान वोट लिए अपने जेब में डाले। अब उसी सियासतदानों का हाल देख लें कि जो मरने जीने की बातें करते थे, अब एक एक दिन में छोड़ के जा रहे हैं। उनका तो कोई नाम ही नहीं ले सकता ना। बंदा जो कहता था सुबह कहते हैं कि हम मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, शाम को छोड़ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि किस तरह हम अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम ग्रोइंग इकॉनमी की तरफ नहीं आ सकते तो कम से कम इसकी इकॉनमी को स्टेबल तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें पब्लिक को कुछ करना होगा। पब्लिक को सिर्फ जो है ना ईमानदारी मुखलिसी के साथ काम करना होगा। वो जो हमारे अंदर शऊर है ना, वो तालीम से आएगा। हमारे सबसे बड़ी वजह एक जो है ना मिडिल क्लास लोग जो हैं वो तालीम से बहुत ज़्यादा महरूम है। आप जाके वहाँ पे अगर देखें ना, गाँव की तरफ जो छोटे छोटे जनूबी पंजाब के जो अजला हैं, उनमें जाके देखें स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं है। और जो बच्चे स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं होगी, वो उतने अपसेट होंगे, वो क्या पढ़ेंगे। जब हमारे पास शऊर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। शऊर तालीम से आएगा। हमारा सबसे बड़ा मसला एजुकेशन है। अगर हम अपनी एजुकेशन पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम आईटी पे फोकस करेंगे। जैसे कि चैट जीपीटी आई है, उसने तो सारी सबकी जॉब्स ख़त्म कर दी। क्या बचे अब किसी के पास चैट जीपीटी के बाद? जो जितने बड़े लोग लेके इतनी बड़ी फॉर्म्स लेके बैठे थे, वो एक बंदा अब कवर कर सकते हैं। अब दुनिया डिजिटल होगी, हम फिर भी वही जो है उसी सिस्टम पे लगे हुए हैं। इसको हमें चेंज करेंगे तब जाके हमारा सिस्टम ग्रो होगा। सिस्टम ग्रो करने के लिए हमें अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अभी 20 साल लग सकते हैं। अगर हम फिर भी वही मेहनत करें तो, अगर जिस तरह हम चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे हम इसी तरह चलते रहे तो फिर अल्लाह हाफिज़ है हमारा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।